मैं हूं एहसान कुरैशी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग का आगाज। होंगे इंग्लिस्तान के मैदान, 3 वनडे और 3 T20 के हैं इम्तिहान। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाबी के बाद बाबर आजम का ओवेन मॉर्गन के खिलाफ होगा कड़ा इम्तिहान। न्यूज, व्यूज, इंटरव्यूज, तनाज़ात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के साथ। गुड लक टीम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे, लेकिन आप ज़ाहिरी बात है डिसअपॉइंटमेंट होगी, अजियत होगी। और जैसी पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त हुई, अजियतनाक शिकस्त हुई, तो ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है ना चलती रहती हैं। बहुत दुख हुआ, लेकिन बहरहाल देखें हमारी जो क्रिकेट है वो रोलर कोस्टर ऐसे ही चलती रहती है। पाकिस्तान कभी आसमानों पे, कभी ज़मीन पे, और पाकिस्तान 8-10 साल में एक टाइटल जीतता है तो ये कौम उनको अपने कंधों पे उठा लेती है। आखिरी हमारी जो कारकर्दगी बड़ी थी वो थी जनाब 50 ओवर्स का चैम्पियंस ट्रॉफी, जो हमने सरफराज की क़यादत में जीती थी। इससे पहले 92 में जीती थी, उससे पहले उसके बाद 2009 में हमने जीता, तो उसमें बीच में नेहरू कप भी जीता, ये भी जीता। तो ये होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठे हुए हैं, और इनको ठीक करने के लिए जड़ों को ठीक करना होगा। तो आपको और मुझे जो है ना वो पाकिस्तान की जो ग्रास रूट क्रिकेट है ये वहीं से ठीक होगी, क्योंकि जो निज़ाम है, जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, क्रिकेट तब्दील नहीं होगा। टॉप पे लोग रहना चाहते हैं और उसी में लोग अब एक्साइटमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, ये जो बेशक हम चाहते हैं कि प्लेयर जो कमा रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा कमाएं, क्योंकि क्रिकेट उन्हीं की वजह से, उन्हीं की परफॉर्मेंस की वजह से पैसा आता है। लेकिन इसके साथ साथ वो कौम को मायूस ना करें, दुखी ना करें। आप ठीक है लड़के हारे, कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं जनाब बी टीम, सी टीम, और बड़े बड़े एक्सपर्ट ने जनाब बातें इतनी जनाब दागी थी। हमने तो ये कहा था कि ख़तरा भी मौजूद है, पता नहीं लोगों को याद भी रहता है नहीं याद रहता। लेकिन इनसे पहले कि हम इन बातों की डिटेल में जाएँ, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। यही है जो हम चाहते हैं, ज़्यादा आपसे नहीं चाहते, इसमें को पैसे भी नहीं खर्च होते और आपको क्रिकेट की अपडेट भी मिलती रहती है। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। देखें, जो हमने कल लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान में जो देखा हमने, जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर फ्लॉप हुई। चलें जी, कार्डिफ में तो जने बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ गया था कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ढेर हो गई। वही बात होती है कि जनाब वो हम इतना चढ़ा देते हैं अपनी टीम को, विराट कोहली से जनाब कंपैरिजन बाबर आजम का, और जनाब मोहम्मद रिजवान को आसमानों पे। देखें, इसमें मुझे थोड़ा सा जो एक अच्छा लगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हसन अली की परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो। साउथ अफ्रीका के टूर, पाकिस्तान से, जिम्बाब्वे के टूर से, उसके बाद जब वो वहाँ गए तो वो एक वाहिद प्लेयर है जो टेस्ट में, वनडे में, T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि उनका भी हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की तरह। रोटेशन करनी चाहिए, उनको भी आराम देना चाहिए। लेकिन हम सारी ज़िंदगी जो है ना डरते हैं हारने से। भाई हारो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के हारो, जीतो भी तो लड़के जीतो, ये कोई बात नहीं है। हमें ये मैं तो बहरहाल इस बात नहीं बोलूँगा कि हमें नाजबाज नहीं है। नाज हमें उस वक्त होता है जब आप बहुत बड़ा कोई टाइटल जीतते हो, हर वक्त हमें नाज नहीं होता। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको बहुत बड़ी रकमें मिलती हैं, इससे ज़्यादा आपको मिले हमें खुशी होगी। लेकिन आप मुल्क और कौम को मायूस ना करें, लड़के जीतें, लड़के खेलें। सारी दुनिया को ये पता है कि इंग्लैंड की टॉप टीम नहीं थी, आपको कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना चाहिए था। अब जनाब कल भी हमारी बैटिंग बैड हो गई। देखिए, उसके बावजूद कि हमने उनको अच्छा खासा नीचे कर दिया था, लेकिन वो उसके बाद 167 पे 7 आउट हो गए, लेकिन आखिर में एक बार फिर पार्टनरशिप हो गई थी। तो हमारी कमज़ोरियाँ तो हर जगह हैं, बॉलिंग में भी 12 का हमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। और दोस्तों, रिजवान की कारकर्दगी पर भी लोग काफ़ी सवालात उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो टेस्ट में और T20 में परफॉर्मेंस दी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको ऊपर भी ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। वो वनडे में उनकी परफॉर्मेंस जो है ना 7, 8, 10 इनिंग से कोई अच्छी नहीं चल रही। लोग काफ़ी उस पर सवालात उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है ना तीनों ब्रांड में हर प्लेयर को रोटेशन भी देनी चाहिए, मौका भी देना चाहिए। और देखिए, सरफराज अहमद को जो चैम्पियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन थे उनको टीम के साथ रखा हुआ है। मीडिया प्रेशर की वजह से क्यों रखा हुआ भाई? यहाँ तो आप उन्हें खिलाएं, पूरी सीरीज़ एक खिला के उनकी परफॉर्मेंस देखें। अगर वो इस काबिल हैं तो आप उनको वाइट बॉल क्रिकेट में रखें।
वरना आप जो है ना फिर एक हमारा नया क्रिकेटर को तैयार करें, नए विकेट कीपर को तैयार करें जो हमारे पास वक्त मौजूद नज़र नहीं आता। हालांकि हमने 2-3 लड़कों को आजमाया था, लेकिन वो कहीं हमें नज़र नहीं आया, बाद में गायब हो गए। तो पाकिस्तानी क्रिकेट की चीज़ें तो बहुत हैं। आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे जिन्होंने वहाँ पर बैठ के कार्डिफ में भी मैच देखा, जनाब लॉर्ड्स में भी मैच देखा। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आर्थर जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर इंग्लैंड बेस्ड हैं, सलीम परवेज साहब से। बहुत से लोग तो उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन एक तस्वीर सरसे से क्रिकेट को जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को समझते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और कल जो लॉर्ड्स में और कार्डिफ में जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया था, आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम। लंदन से हमें ज्वाइन किया सलीम परवेज ने। ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। और कल जो पहला मैच हुआ है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में, इससे पहले तो पिछला मैच जो आपने देखा वो कार्डिफ में हुआ था। तो सलीम भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप भी खैरियत से हो। हम जरा, गर्मी बहुत है पाकिस्तान में, वहां तो मौसम बहुत अच्छा है। वहां तो आप इंजॉय किया आपने कल में। सबसे पहले मैं आता हूं स्ट्रेट मैच की तरफ। पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड की बी टीम से लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इंग्लैंड अपनी होम कंडीशन में, उनका जो काउंटी क्रिकेट सीजन चल रहा है उसमें वो फौरी तौर पर उन्होंने अपनी एक नई टीम को मैदान में उतारा, जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ कार्डिफ में बल्कि लॉर्ड्स के मैदान में भी आउट क्लास किया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है? कुरैशी साहब, देखिए, हम अक्सर बात किया करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट पे आजकल क्रिकेट खेल रहा है, जिस मयार की, जो बड़ी टीमों की बेंच टीम भी हमें हरा तो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई उसका कोई एविडेंस नहीं था। अब ये 2 मैचों ने, मुझे लगता है, हमें एविडेंस वो प्रोवाइड कर दिया है कि कोई भी बड़ी टीम जो टॉप हाफ की टीमें हैं, जिसमें ज़ाहिर है इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी हमारे लिए टू मच होगी, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, ऐसे लगता है। हालांकि हमने अपना स्क्वाड तो बढ़ा लिया है, यानी ओडीआई का स्क्वाड भी बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, और T20 भी, लेकिन हम वो उस तरह की टीम नहीं बना पा रहे, ना हमारी क्रिकेट में वो इंटेंसिटी आ रही है अभी तक। ये मैंने महसूस किया कल ना। अच्छा, ये आप समझते हैं कि सारी चीजें कॉस्मेटिक लग रही हैं? कि हम समझते हैं कि हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमने पिछली सीरीज में जिम्बाब्वे को हराया, साउथ अफ्रीका का लोअर टाइट की टीम है, उसमें हम थोड़े जश्न मनाते हैं। जब हमारा मुकाबला होता है बड़ी पावरफुल टीमों के साथ तो हम स्ट्रगल करते हैं। न्यूजीलैंड का टूर हमारे सामने जब वहां गए, वहां भी स्ट्रगल करते रहे। वो सारी टीमें स्ट्रगल करती नहीं, ये बात नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि इंटेंसिटी और ये प्रॉब्लम आपको कहां नजर आ रहा है? असल में कुरैशी साहब, पता क्या हो ये गया, हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि क्रिकेट के अलावा कोई खेल है ही नहीं जिसपे लोगों की नजर है। तो हर छोटी बड़ी सक्सेस फेलियर हाईलाइट हो जाती है, और अब हमें इस सिचुएशन में आ गए हैं कि जिम्बाब्वे को हरा के भी हम जश्न मनाते हैं। आई डोंट नो किस लेवल मनाते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से तो हमें जाहिर है एवरीथिंग ओके वाला सिग्नल तो मिलता है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम हुई, बांग्लादेश हुई, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये तो लोअर टियर की टीमें हैं। इनको हराना तो हमें है, लेकिन हमें उनको हरा के बिल्ड करना है ताकि हम बड़ी टीमों के साथ भी अच्छा खेल सके। तो आपकी बात सही है कि साउथ अफ्रीका भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे तो नहीं थी, जिनको हमने हराया। T20 में या वनडे में भी हमारा अच्छा रिजल्ट था उनके साथ। तो मुझे लगता है कि हमें टफ टीमों के लिए और टफ होना है। हमारा कम्बिनेशन उस तरह का मैच विनिंग तो कम्बिनेशन अभी नहीं हम बना पा रहे। हालांकि टूर्नामेंट हमारे बड़े भी आ रहे हैं और क्रिकेट सारा साल ये लड़के खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह ट्यून अप नहीं हुए लगते लड़के, यानी वो इंटेंसिटी जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया वो मिसिंग है। आप कॉज क्या समझते हैं, उसकी रेमेडी क्या समझते हैं? जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हम जैसे आपने फरमाया कि बेंच स्ट्रेंथ की टीम जो इंग्लैंड ने एक टीम खड़ी की, उसने भी हमें लिटा दिया। 50 साल से पहले जब मैं स्कूल का लड़का था तो हम क्रिकेट जब सुना करते थे, वही स्विंग बॉम्ब्स, इंग्लैंड में हम जाते हैं कुछ भी हो जाए, स्विंग बॉम्ब्स। तो आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपको ये सारी चीजें हैंडल करनी है। और हमारे पास इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है। एक जमाने में तो सिर्फ एक मैनेजर होता था, उसके साथ एक हल्का फुल्का कोच होता था। जी जी, तारीखी हवाले से भी कुरैशी साहब, ये हमारे लिए बड़ी अजीब सी एक सिनारियो है कि हमने इंग्लैंड में आज तक हराया 1974 के सीरीज हमारे गवा दिया। और मुझे हैरानगी ये होती है
आप किसी भी पूछो जी, मैं 7-8 साल मैंने वहां डरम की लीग में खेले, लैंकाशायर लीग में खेले, मैं लंदन में खेला हूँ। यानी इंग्लैंड का एक्सपीरियंस होते हुए भी लड़के हमारे डेवलप होते जिस तरह हम चाह रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल की बात करें, ये पाकिस्तान 2021 में जब इनवाइट हुआ है इंग्लैंड के लिए, अब समझ लें कि ये पहली टीम होगी हिस्ट्री 6 लगातार समर 2016 से लेके 2021 तक के समर जिसमें हिट हुई है। तो ये ग्रुप तो थोड़ा सा जरा, इसमें तो और एनर्जी और कमिटमेंट होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंग्लिश कंडीशंस का। इनको इंग्लिश कंडीशन एलियन नहीं लगनी चाहिए अब तक। हाँ, हमारे का जरा डिफरेंट रूल है, लेकिन इतना ट्रेवल कर रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंटली इंग्लैंड आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस में वो चीज नजर आनी चाहिए। अभी तक नहीं नजर आ रही हमें। इस टूर पे तो काफी मायूसी हुई है लोगों को। यानी दोनों मैच ही वो वन साइडेड ही हुए देखा जाए तो अब ये जो बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है और उस टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान जो हैं सरफराज भी मौजूद हैं, आप ये समझते हैं कि ये जो कप्तानी का जो है, और जैसे स्विंग पे जिस तरह दोनों मैचों में वो साकिब महमूद के खिलाफ आउट हुए, तो क्या समझते हैं कि उनके जहन में जो प्रेशर आ गया है, वो हम उनको वर्ल्ड क्लास तो कहते हैं, विराट कोहली से तो लोग मिलाते हैं, वनडे के वो नंबर 1 भी थे, अब तो शायद वो नीचे चले जाएं, तो ये क्या है? आप समझते हैं कि वो नफ्सियाती मसला है पाकिस्तान टीम के साथ? नफ्सियाती मसाइल तो मेरे ख्याल हम लोग लेके आते हैं जब ड्रेसिंग रूम में एंटर भी होते हैं ना। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, जब हम इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं, तो वी आर डीलिंग विद सो मेनी इश्यूज, और हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है वो शायद इन इश्यूज को उस तरह एड्रेस नहीं कर पाती जिस तरह उनको करने चाहिए। बाबर पे जो जिम्मेदारी डाली है तीनों फॉर्मेट्स की, वो मेरा ख्याल बहुत अनफेयर थी। वो किसी भी खिलाड़ी को नहीं देनी चाहिए करियर के इस स्टेज पे जब वो डेवलप हो रहा है, और उसका मुकाबला आप बाकी बड़े खिलाड़ियों में उनका होता है, शुमार भी होता है, उनका मुवाजना भी किया जाता है, जो जो अनफेयर नहीं है, फेयर है। वो अच्छे एक कैलिबर के खिलाड़ी हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट में उनको दे देनी कप्तानी, मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत गलत डिसीजन है। सरफराज अहमद के बारे में भी मेरी राय ये है कि सरफराज अहमद अगर टीम के साथ हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। अब अगर टीम मैनेजमेंट ने ये सोच लिया है कि रिजवान हमारी फर्स्ट चॉइस है और बेस्ट चॉइस है, और देखा जाए तो इस वक्त जो उनकी कारकर्दगी है उसके हिसाब से रिजवान नंबर 1 ही है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। लेकिन फिर आप एक जूनियर विकेट कीपर अपने साथ रखें जिसकी कोई ग्रूमिंग हो रही हो। सरफराज अहमद तो मेरा ख्याल है उनका काफी वक्त जाया कर रहे हैं हम लोग, और सरफराज अहमद ने जिस तरह से ये रोल निभाया शायद और कोई निभा ना पाता। उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से ये रोल अपनाया। उनको छोटे मोटे काम भी दिए जाते हैं, वो भाग भाग के जूनियर्स की तरह कर रहे हैं। लेकिन एक फॉर्मर कैप्टन को आप कैरी कितनी देर करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो क्या किसी प्रेशर के तहत कर रहे हैं? ये भी एक सवाल आता है लोगों के जहन में। तो एक जूनियर विकेट कीपर का रिजवान के साथ जाना ज्यादा बनता है मेरे ख्याल में। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात कही। आपने यहाँ, मेरा भी ये ख्याल है कि यहाँ उनको खिलाया जाए, उनको एक सीरीज दी जाए, उनको देखा जाए चाहे एज ए बैट्समैन, एज ए क्रिकेट बैट्समैन, और यहाँ पर उनको बिल्कुल निकाला जाए और उनको फारिग किया जाए। आपका बिल्कुल सवाल सही है कि क्योंकि मीडिया प्रेशर तो है उनके ऊपर। कराची में जाहिर बात उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई थी, तो हमारे यहाँ तो अगर पास्ट में एक बार कोई आप कारनामा अंजाम कर देते हैं तो लोग आपको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, भाई उसी कराची के फॉलोइंग है, इसके अलावा बाहर भी है। लेकिन अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने रिजवान का कहा, रिजवान की जो अभी 8-10 मैच हुए हैं ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हालांकि उसने एज ए टेस्ट प्लेयर, एज ए वनडे, एज ए T20 बहुत अच्छा खेला है। तो जो फिगर्स आ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें डिफरेंट रोल्स देने चाहिए कि रिजवान को तीनों ब्रांड में हम खिला रहे हैं, जैसे बाबर भी तीनों ब्रांड में खेल रहे हैं? आप इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं कुरैशी साहब ये समझता हूं कि अगर एक स्क्वाड है हमारा, लेस से जो एलीट ग्रुप है ना हमारा 20 खिलाड़ियों का, उसमें से 5-6 ऐसे होंगे जो हर तीनों फॉर्मेट में चलेंगे। रिजवान हमें लगता तो है कि वो करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जब इतने लो स्कोर्स हों तो फिर तो आप सरफराज को अवेल करें या किसी और नए विकेट कीपर को करें। यानी गारंटी किसी को ना दें कि वो तीनों फॉर्मेट में है, एक्सेप्ट जाहिर है वो बाबर आजम, क्योंकि आपने उसको कप्तानी जो दे दी है वो तो मस्ट है अब खेलना उसके लिए। लेकिन रिजवान को भी साथ चलाना और 2-3 और को भी इसीलिए चलाना, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हमारा बैलेंस खराब हो जाता है फिर ना।
और फिर आउट ऑफ फॉर्म लड़के आ जाते हैं अंदर। और अगर रिजवान वनडे में अगर उसको ब्रेक दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। और अब तीसरे मैच के लिए मुझे लगता है हो भी सकता है सरफराज को लें, लेकिन सरफराज को अंदर टीम में लाने का जो पैटर्न है वो भी बड़ा डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल यानी सही जब कह रहे हैं। सीरीज का फैसला हो जाता है, यानी पीछे कुछ नहीं रहता, तो उनको एक मैच खिला देते हैं, तो वो भी किसी लिहाज से कोई इतना पॉजिटिव मूव नहीं लग रही। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब ये बताएं कि हमारे फ़हीम अशरफ को हम कैरी कर रहे हैं, शादाब खान को हम कैरी कर रहे हैं, और जी ये प्लेयर इनके बारे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और जी दूसरी बात जो सवालात उठ रहे हैं कि ये सारे T20 की तरह हम क्रिकेट खेल रहे थे वनडे में भी, तो आपको ये जी फीलिंग आई? बिल्कुल आई। मुझे ये लगा कि कल जो दो ऑलराउंडर थे ना, उसमें से एक को हर सूरत चलना था हमारी विक्ट्री के लिए। हम जब देख रहे थे कि 3 पहले आउट हो गए, तो सबकी नजर शादाब और फहीम पे थी, लेकिन उन दोनों के डिसमिसल इतने टेम डिसमिसल थे, बड़े अनाड़ियों वाले डिसमिसल थे मेरा ख्याल है, जिस तरह वो विकेट दे के आ गए। यानी कोई रन रेट का प्रेशर हम पे नहीं रहा किसी भी स्टेज पे। और इन लोगों ने उस तरह की शॉटें खेली जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो T20 का जैसे माहौल हो, और डेस्परेट हो, 15 रन की को टारगेट आपके सर पे हो, फिर हो। ये तो टारगेट आपका 6, 6.25, 6.5 तक बस जा रहा है, उसमें आप अजीब गरीब शॉटें खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप कहें ना कि जी हमने वनडे की टीम बनानी है, ओडीआई टीम 50 ओवर्स वाली, तो उसमें हम 4 ऑलराउंडर डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा, नहीं, स्पेशलिस्ट चाहिए। और मुझे लगता है अब शादाब पे फिर प्रेशर डाला जाएगा, और फिर उस्मान कादर की बात होगी, वो शायद हमें ज्यादा अच्छा बैलेंस दे दे। लेकिन एक ही तरह के ऑलराउंडर, एक ही तरह के स्पिनर्स 3-4 डाल के कुछ नहीं हमें मिलेगा। वो चाहे सारे विकेट टेकिंग हो, वो विकेटें कभी नहीं ले पाएंगे आपके लिए। वैरायटी और बैलेंस बहुत जरूरी है। अकरई साहब, आप भी एग्री करेंगे, फिर ये टीम आगे जाएगी। अच्छा, अब ये बताएं कि हमारे फास्ट बॉलिंग में देखें, एक ही जो मेरा ख्याल है अगले 8-10 महीने में जिस परफॉर्मेंस दी है हसन अली ने, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, बड़ा जी उसका ज़बरदस्त कमबैक है। 2 साल पहले 2 साल वो क्रिकेट से बाहर रहे तकरीबन, और ऐसा लग रहा था कि उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनके बारे में लोगों की राय जो है वो कहते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी तो हमारा फ्रंट रैंक बॉलर है, वो विकेटें क्यों नहीं रहा है, वो दे रहा है, एक आध विकेट लेता है, वो भी लेता है रऊफ, लेकिन उनकी कुटाई ज्यादा हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि हसनैन हो गया, उस्मान कादर हो गया, स्पिन का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जो बेंच पे आपके बैठे हैं उनको आपको मेरा ख्याल है आप ट्राई करना चाहिए थर्ड ओडीआई में? जी, मुझे लगता है हसनैन को मैं काफी चांस दूंगा। मुझे लगता है उस लड़के में काफी पोटेंशियल है, मैंने जब भी उसको देखा है। और मुझे ये भी पता है कि कई ओडीआई मैचेस में उसने मार भी खाई है, और शायद इतना कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये ग्रुप बन गया है, इनको कॉन्फिडेंस में आपने लिया हुआ है। और ट्विन टूर है हमारा, इंग्लैंड के बाद हमें वेस्ट इंडीज चले जाना है, उसके लिए आपने उनको जेन में रखा हुआ है। तो हसनैन तो मुझे लगता है हमारा फ्रंट लाइन बॉलर होना चाहिए। जो हारिस रऊफ है, वो अपना अभी मेरा ख्याल है वो बिग बैश वाला टैग कैरी कर रहे हैं, और मुझे उनमें एनर्जी तो बड़ी लग रही है, एंड ही लुक्स अ गुड एथलीट जब उनको आप देखते हैं। लेकिन अभी अभी काफी कुछ होने वाला है, यानी तराश खराश तो उनकी बड़ी चाहिए अभी। और ऐसे लड़के, अपना दिल इनको नहीं अपना छोटा करना चाहिए। अगर इनको कहें यार डोमेस्टिक में जरा 6 महीने लगा के आओ, वेरी 6 गुड। महीने आपको लगाने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, प्रूव करो, दोबारा फिर आओ। क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा है, अगर आप में टैलेंट है और आप फिटनेस है आपकी, क्रिकेट बहुत मिलेगी आपको। तो इन लोगों को दिल नहीं छोटा करना, यार हमें टूर से निकाल दिया, यार अब क्या करें। नहीं, क्या करें भाई, डोमेस्टिक खेलो, प्रूव करो और वापस आओ। हारिस रऊफ वैसे अभी बड़ा लूज कैनन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो कभी चलेगा और कभी बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मिडिल ग्राउंड उसकी कोई है नहीं। जिस तरह वो एक बसलिंग सा रन अप है, और जिस तरह वो अटैक करता है ना बैट्समैनों को, वो काफी रिस्क होता है उसको खिलाना। शाहीन का क्या जिक्र नहीं कर रहे आप? शाहीन पे हमने मेरे ख्याल जिम्मेदारी बहुत डाली है। ही इज क्वाइट मैच्योर, उनकी बैटिंग और फील्डिंग वगैरह के हिसाब से काफी है, लेकिन हम उनसे उम्मीद थोड़ी हमें और ज्यादा है। और अब तक उनको, और मतलब अगर 1-2 विकेटें ले रहे हैं ना, हम वहां 2 या 3 एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है, वो नामुनासिब नहीं है। लेकिन थोड़ी सी और सपोर्ट चाहिए, एक और विकेट टेकिंग हो ताकि उनके मुकाबले का हो। अब हसन अली बड़ा अच्छी फिटनेस जा रही है, लेकिन हमारी आगे क्रिकेट को साहब अगर आप देखें, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद हमें एक शेड्यूल नया मिल जाता है कि हमें फलां टूर कर रहे हैं, फलां टीम आ रही है। यानी इन खिलाड़ियों को आपको रेस्ट भी देना है, रोटेशन भी करनी है थोड़ी बहुत ना।
लेकिन वो अच्छे कैलिबर के हों कि एक के बाद दूसरा जब रिप्लेस करें वो उसी लेवल का हो। ये नहीं आपने किसी को आराम दिया तो टीम ही बैठ गई। आप फिर उसको, शाहीन अफरीदी को तो हमने मैं रेस्ट दिया ही नहीं है। एक या दो मैचेस हमने मैं शायद रेस्ट दिया हो आखिरी 2-2.5 साल में। वो भी ज्यादती है, वो भी ज्यादती है एक फ्रंट लाइन बॉलर के लिए ना। तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत चैलेंजेस हैं कुरैशी साहब। अच्छा, उसी तरफ मैं आता हूँ। ये आप बड़ा जी अच्छा कह रहे हैं कि हम जो है ना, सबसे बड़ा जो हमारा इशू है, आप भी जानते हैं, आप इंग्लैंड में एक तवील अरसे से आप तमाम ग्राउंडों पे क्रिकेट कवर कर रहे हैं। कल का आपने ग्राउंड में बैठ के एक एनवायरनमेंट देखा, आपको सब पता। आप क्या समझते हैं कि ये जो टीम मैनेजमेंट की चेंज हुई है, मिकी आर्थर के बाद मिसबाह उल हक आए, उसके बारे में बहुत सी चेमगोइयाँ होती हैं कि हमारी क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती है और जनाब मिकी आर्थर को हटवा दिया गया, उसने टीम को डेवलप किया। आपका इस पर क्या टेक है? मिक्की, मुझे लगता है मिक्की आर्थर, वॉटमोर की तरह और बॉब वुलमर की तरह उनका हमें फायदा जरूर हुआ है इन तीनों कोचेस का ओवर द इयर्स जो हमने एम्प्लॉय किए हैं बाहर से ना। लेकिन हमारे अपने मुल्क में सही मानों में कोचिंग कल्चर कुरैशी साहब है ही नहीं। ये तो हमने देखा देखी अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं कि जी फलां टीम अब ये कर रही है, वो कर रही है, उसका असिस्टेंट कोच भी होता है, फील्डिंग कोच भी होता है। ये देखा देखी एक मैनेजमेंट बनी हुई है, ये कॉस्मेटिक है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में तो जो सिंसियरली पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना चाहता है, सिंसियरली, उसको ग्रास रूट्स पे अपनी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब मैं वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, सभी के लिए ये कहूंगा कि ग्रास रूट्स पे आप टाइम दें, वहां वक्त दें। इस टीम के साथ जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े नाम ही ट्रेवल करें और फिर ही हमारी टीम बनेगी। ये तो बहुत देखा आला, देखी बहुत काम हुआ है। बहुत आपने आउटस्टैंडिंग बात कही है, ये मेरा ख्याल है। लेकिन वो ये कि हमारे सारे प्लेयर, देखिए राहुल द्रविड़ जो है वो आजकल उनका नाम लिया जा रहा है रवि शास्त्री की जगह नेशनल टीम में। तो बातें हुई थी कि यूनुस खान को जी, भी कहा गया था कि जूनियर लेवल पे काम करें, जावेद मियांदाद को भी कहा गया था। लेकिन ये रहना चाहते हैं लाइमलाइट में। तो आप समझते हैं कि ये रीजन है, ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं? ये कुरैशी साहब, मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूँ आखिरी 2-3 हफ्तों में मेरी बहुत ही बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट के नाम से बात हुई है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये उनकी बातों से, उनके अंदाज से ये बिल्कुल वाजे हो जाती है चीज। ये लाइमलाइट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और वो जो उसके साथ जो लवाजमात हैं, ये वो एंजॉय करना चाहते हैं। अब देखें ना, अब वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक, इन्होंने जरूर बाहर भी कोई काम किया होगा, लेकिन बाहर अभी जाके काम और करें, फिर वापस वो एक्सपीरियंस लेके आए पाकिस्तान क्रिकेट को, या पाकिस्तान की एकेडमीज में काम करें। तो अभी सकलैन मुश्ताक और मेरे ख्याल है नदीम खान इन्वॉल्व है ना, जी हाँ, जी हाँ। हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है नेशनल। जी जी जी। अल्लाह करे उसमें से कुछ निकले, लेकिन अभी कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। आपने कहा कि वसीम खान से आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप क्या समझते हैं कि एहसान मानी और वसीम खान, क्योंकि ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर, ये डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं, इनका आप जी, समझते हैं कि इनको हम ब्लेम दे सकते हैं फॉर दिस डिफीट? एंड ऑफ द डे ब्लेम इन्हीं पर आएगा, एंड ऑफ द डे। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि उन्होंने 2 साल लगाए हैं और हर पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 3 से 4 साल तो लगाती है इन चीजों में। अब वो ये चेंजेस लाए हैं जिसमें जाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बैकिंग है उन्हें। तो अभी ये ट्रायल पीरियड ही है, ये इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि इनको हटाने से क्रिकेट हो जाएगी अच्छी, एकदम नहीं होगी। इनको वक्त तो देना चाहिए, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस और कोचिंग प्रोसेस मुझे लगता है बेहतर करने पड़ेंगे। अब वो सिटी लेवल की बात है या रीजनल लेवल की बात है, उसमें कुछ ऐसी एनर्जी हमें चाहिए जो हम एनर्जी बड़े सालों से, बल्कि दहाइयों से वो मिसिंग है। वो एनर्जी नहीं हम डाल पाते अपने जो ग्रास रूट लेवल की जो कोचिंग कर रहे हैं हम लोग, या ट्रायल्स कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, यानी वो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है। या और फिर जो ऐसे भी कई दफा हुआ है, मैंने एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जिनसे मेरी अभी रिसेंटली गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत कोचिंग की है, अख्तर मुमताज भट्ट साहब हैं जी जी। लाहौर के। वो ये कहते हैं कि आप ट्रायल्स वगैरह ये करते हैं जब इम्तिहानों का वक्त होता है। यार एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स हैं उनकी जो हायर अथॉरिटीज है वो कोऑर्डिनेट करें। इम्तिहानों के वक्त कौन कैंप में आएगा? तो वो तो पढ़ाई छोड़ के जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है। ये भी एक चीज मिसिंग है जो डिस्कस नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि जी, ये जो हमने, चलो जी वनडे सीरीज में अब तो हमें ये हजीमत से बचना है, 3-0 ना हो जाए कहीं,
लेकिन जो जी जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, जो उनको कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मतलब पाकिस्तान के गिर्द तो खतरात तो घूम रहे हैं। तो आप क्या समझते जी हैं कि T20 में जो मेन टीम है वो वापस आएगी, और उसके बाद तो पाकिस्तान ठीक है, T20 में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वो उसमें मारा मारी की क्रिकेट है, वही क्रिकेट हम PSL से खेल के गए। और आखिर में एक और जी छोटा सा सवाल लेट हो गया कि आप शाहनवाज धानी के बारे में भी कहते हैं कि उनको आना चाहिए था इंग्लैंड। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर शाहनवाज धानी का आखिरी सवाल। नहीं, पहले आप T20 के स्क्वाड की बात कर रहे हैं ना कि वो तो हमारा जो है वो तो अब आएगा ही, क्योंकि वो एक बबल में है और वही खिलाड़ी अब आगे आएंगे। लेकिन शाहनवाज धानी बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, PSL का टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया है। लेकिन इनिशियली हमने उसको टेस्ट स्क्वाड में रखा हुआ था। अभी जो भी हमने टूर पिछला किया, ये नहीं, जिम्बाब्वे के वो टेस्ट स्क्वाड में थे। ये क्या बात है कि आपने लेके जाना है एक सिंध का लड़का, आपको बड़ा अच्छा टैलेंटेड लगा, इसको घुसा दो, कहते यार T20 में नहीं जगह, वनडे में नहीं जगह, यार टेस्ट में ही डाल दो, खिलाना तो हमने है नहीं लेकिन इसको डाल दो। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हेर फेर। ये मतलब देखे ना, ये अब कब तक करते रहेंगे हम ना। अब 2021 आ गया है, यानी अब तो कम से कम ये चीजें जरा ना कम हो जानी चाहिए, खत्म तो शायद ना हो सके। और हमारी जो सोसाइटी का अक्स ही है ना जो हमें नजर आता है अपनी क्रिकेट में ना। तो लेकिन अच्छे दिनों की उम्मीद कुरैशी साहब हमें रखनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। और ग्रास रूट्स पे अल्लाह करे कि लोगों का ध्यान ज्यादा आ जाए, कि ग्रास रूट्स पे जहां से बच्चे बनाने वहां हम तवज्जो दें। हम अपने CV लेके ना इंटरनेशनल लेवल पे ना जाने की कोशिश करें, ग्रास रूट पे भी तो कोई आए ना। और इंशाल्लाह मेरा यूनुस खान को ये तैयार कर लेंगे बहुत बहुत ग्रास रूट्स के शुक्रिया लिए। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े ऑर्थर हैं, क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, इंग्लैंड में गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से क्रिकेट कवर करते हैं, और बड़ी गहरी नजर होगी। आपने बातें सुना है तो ये इंग्लैंड के बेस्ड, लेकिन इनको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बड़ा डीपली पता है, वहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर से इनका बड़ा गहरा राब्ता है। इट वॉज वेरी नाइस टू टॉक टू यू, वेरी नाइस थिंग सलीम परवेज साहब। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने इनवाइट किया और आपके साथ गुफ्तगू का बड़ा मजा आता है हमेशा की तरह, आज भी बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी तो मच। आपका TV प्रोग्राम और YouTube वगैरह जो भी आपकी एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे है, अल्लाह आपको कामयाब करे उसमें ना। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। और आपने जो है वो बातें सुनी जनाब सलीम परवेज साहब की, उन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया था। उनकी बातों पे भी आप गौर फिक्र किया जाए, वो मसाइल जो पाकिस्तानी क्रिकेट के हैं उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने अपनी चीज़ों, अपने रद्दमल का इजहार किया, उन्होंने राय दी, अपना टेक दिया। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अब हमारी देखिए दुआ तो होती है ना, दुआ के साथ दवा भी होनी चाहिए जिन्होंने खेलना है, कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, हारे या जीते, लेकिन जो भी हो वो ऐसा हो कि लोग उसमें खुश हों। देखिए हार जीत भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप ज़रा फाइट करके हारते हैं तो कोई मसला नहीं होता। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपको हम रिपोर्ट देते रहेंगे वनडे के आखिरी मैच की, उसके बाद 3 T20 है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने गेबान।